मतदान की कम होने की वजह क्या हो सकती है? गिरावट क्यों देखने को मिली? पिछले चुनाव में रहा हो उससे ज्यादा अगर वोटिंग परसेंटेज होता है तो फिर वो एंटी इनकम्बेंसी के तौर पे देखा जाता है। सर, कम परसेंटेज कौन सी पार्टी के लिए खतरा बन सकती है? जिस तरीके से विपक्ष लगातार कहता रहा है कि रोजगार के अवसर जो हैं वो बिल्कुल हैं ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री का चेहरा है, उससे उस तरीके की नाराजगी नहीं है। लोकल जो आपके कैंडिडेट हैं उनसे नाराजगी है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ इमरान अंसारी और मेरे साथ है सीनियर एंकर अभिषेक विजय। इस वक्त लोकसभा चुनाव जोरों पर है। 15 राज्यों की 283 सीटों पर मतदान हो चुका है, लेकिन साल 2014 और 2019 के हिसाब से 2024 में मतदान की परसेंटेज में काफी गिरावट देखने को मिली। अब इसकी क्या वजह हो सकती है, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। सर, मतदान की कम होने की वजह क्या हो सकती है? गिरावट क्यों देखने को मिली? देखिए इमरान, इसमें कई सारी वजहें हो सकती हैं। हालांकि आकलन ही किया जा सकता है, उससे ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो कई बार होता है कि सरकार से आप संतुष्ट हैं, इस वजह से लगता है कि चलो सरकार रिपीट ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। ये एक कारण होता है कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ता नहीं है, इवन 2-4% घट ही जाता है। कि सरकार से जनता खुश है, इसलिए सरकार बदलना नहीं चाहती है। संतुष्ट है, लेकिन खुश या नाखुश वो ज़्यादा नहीं है, हाँ संतुष्ट है। दूसरा कारण जो निकल करके आ रहा है कि पहले फेज में जब इलेक्शन था तो उस समय शायद रामनवमी की छुट्टी थी, और एक दिन फिर वर्किंग डे था, फिर वोटिंग के दिन छुट्टी, शुक्रवार का दिन था, फिर शनिवार और रविवार वीकेंड। तो लोगों ने एक छुट्टी डाली हुई थी कि बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन का वो लीव लें और बाकी 5 दिन वो ऐश करें, वो वाला सीन था। फिर दूसरे फेज में भी शुक्रवार को ही वोटिंग थी, तो लोगों ने छुट्टी को छुट्टी के तौर पे इस्तेमाल किया। वोट देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझा, ये भी बात एक निकल करके आई थी। और तीसरा कारण जो है, जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, ये भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है कि हाँ गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। अभी देखिए हम लोग यहाँ वीडियो बना रहे हैं, इच्छा हो रही थी कि चलिए कहीं अंदर सेफ जगह ढूंढ लें जहाँ पे गर्मी ना लगे, ऑफिस के अंदर ही एसी के कमरे में बैठ करके कर लें। ये थोड़ा सा है, ये 2-3 कारण जहां तक मुझे लगता है। पलायन भी एक वजह हो सकती है? नहीं, पलायन देखिए, पलायन कोई आज नहीं है, लंबे वक्त से, तो पलायन कोई बड़ी वजह नहीं है, उससे ज्यादा अंतर नहीं पड़ सकता है। और दूसरी बात ये है कि हाँ, एक ये वोटिंग का जो पैटर्न है उस पर थोड़ा सा चुनाव आयोग को भी सोचना चाहिए कि कई लोग होते हैं जो वर्किंग लोग होते हैं, बाहर में रहते हैं, उनका वोट अगर दूसरी जगहों पे है, जो उनका नेटिव प्लेस है वहाँ अगर वोट है, तो उसकी एक व्यवस्था भविष्य में होनी चाहिए कि अगर कोई मान लीजिए कि बिहार का रहने वाला है, यूपी का रहने वाला है, दिल्ली में रह करके काम कर रहा है, मुंबई में रह के काम कर रहा है, तो उसका वोट जो है उसको देने के लिए ऐसा ना हो कि उसे वहाँ वापस जाना पड़े, क्योंकि उसमें आदमी बहुत सारी चीज़ें दिमाग में लगा लेता है कि जाना आना खर्चा, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो दिमाग में चलता है और उसके बाद वो इग्नोर कर देता है, चलो कोई बात नहीं। तो ये एक कारण उतना इम्पैक्ट डालने वाला नहीं है कि हाँ, लेकिन इसके विषय में सोचा जाना चाहिए। सर, एनडीए लगातार 400 पार का नारा लगा रही है, तो अब ये कैसे प्रैक्टिकल हो सकता है? वोटिंग परसेंटेज इतनी कम है तो 400 पार तो फिर पॉसिबल ही नहीं है अगर बीजेपी जीतती है तो। नहीं, इसमें देखिए, वोटिंग परसेंटेज कम होने से 400 के नारे का कोई महत्व नहीं रखता है, क्योंकि 543 लोकसभा सीट जो है उसके रिजल्ट तो आएंगे ही, वो तो रिजल्ट आने ही है, वो रिजल्ट ऐसा थोड़ी कि वो उससे रुक जाएगा। हाँ, वोटिंग परसेंटेज बढ़ने, अगर अमूमन हमने ये देखा है ट्रेंड कई जगहों पे कि वोट परसेंटेज जो पिछले साल मतलब पिछले चुनाव में रहा हो उससे ज्यादा अगर वोटिंग परसेंटेज होता है तो फिर वो एंटी इनकम्बेंसी के तौर पे देखा जाता है कि हाँ ये एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार के खिलाफ नाराजगी है, लोग बढ़ चढ़ करके वोट डाल रहे हैं और सरकार को बदलना चाहते हैं। सर, कम परसेंटेज कौन सी पार्टी के लिए खतरा बन सकती है? तो देखिए इमरान, एंटी इनकम्बेंसी के बारे में कहा जाता है कि हाँ ज्यादा वोट परसेंटेज अगर है तो वो एंटी इनकम्बेंसी की ओर इशारा करता है कि लोग अपनी सरकार को बदलना चाहते हैं। और आपने जो सवाल पूछा कि इससे फायदा या नुकसान किसे, तो फायदा या नुकसान किसको होगा ये कह पाना अभी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हम सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं, हम सिर्फ संभावना व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें जैसे दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं से जब हम चर्चा करते हैं तो उनका ये कहना है कि हमारे वोटर्स को तो हमने निकाल लिया है, हम खींच करके ले आए हैं हमारे वोटर्स को मतदान केंद्रों तक, सामने वाले नहीं ला पाए। तो किसके वोटर्स आए हैं ये सबसे बड़ा सवाल है, और किसके वोटर्स आए हैं ये कहना तो मुश्किल है। 19 में और 14 में युवाओं में वोटिंग को लेकर बहुत उत्साह था,
अब कम क्यों हुआ है 2024 में? इसके बहुत सारे कारण ऐसा हो सकता है कि लोग सरकार से परेशान है। ये भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए 2-4 सालों की बात नहीं है, 10 सालों की सरकार है, 10 साल सरकार के हो चुके हैं। तो ऐसे में एक स्वाभाविक सी चीज है कि नाराजगी हो सकती है। और जो बात जिस तरीके से विपक्ष लगातार कहता रहा है कि रोजगार के अवसर जो हैं वो बिल्कुल हैं ही नहीं, रोजगार लोगों को नहीं मिल रहे हैं, तो रोजगार के अवसर उस तरीके से वाकई में लोगों को रोजगार नहीं मिले। लेकिन एक बड़ी सच्चाई ये है कि इस सरकार ने स्वरोजगार के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया है, जिसमें एक बात ये कही जाती है कि आप रोजगार मांगने वाला मत बनिए, रोजगार देने वाला बनिए। तो इस विषय में शायद भारत का युवा उतना नहीं सोचता है, उसे ये लगता है कि नहीं, हमें रोजगार चाहिए, हम रोजगार देने वाला बाद में बने वो अलग चीज है, लेकिन हमें रोजगार चाहिए। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि युवाओं में उस तरीके से उदासीनता देखने को मिल रही हो। बाकी इमरान में देखिए, मैं कई जगहों पे गया, मैं यूपी भी गया, राजस्थान भी गया, दिल्ली में भी हूँ, कई जगहों पे मैंने देखा, लोगों से मैंने बात की, तो एक चीज और नजर आई कि इस चेहरे से जो देश के प्रधानमंत्री का चेहरा है उससे उस तरीके की नाराजगी नहीं है, लोकल जो आपके कैंडिडेट हैं उनसे नाराजगी है। तो इस वजह से भी कई लोग जो हैं वो वोट डालने के लिए नहीं निकल रहे हैं कि चलो छोड़ो, जीत करके तो यही आ जाएगा। तो ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन सर, अगर उल्टा सवाल यही पूछे कि बीजेपी से लोग नाराज हैं इसलिए वोटिंग नहीं कर रहे, तो अगर कांग्रेस को वोटिंग देंगे तो परसेंटेज बढ़ेगी, तो क्या कांग्रेस से भी नाराज है जनता, या उनके पास चेहरा नहीं है कांग्रेस के पास? मैंने आपको वही कहा कि चेहरे की बात जो होती है, जैसे लोकल कैंडिडेट से नाराजगी है, ठीक है, बीजेपी या मोदी के चेहरे से नाराजगी नहीं है, ये एक बड़ा कारण रहा है। और दूसरी बात जो मैंने कहा कि हर पार्टी के प्रवक्ता ये कहते हैं हमने अपने वोटर्स को तो खींच लिया है, हम लेकर के आए हैं। अब किसके वोटर आए हैं वो 4 जून को पता चलेगा, उससे पहले पता कर पाना बहुत मुश्किल है। दावे हर पार्टी करती है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हर कोई दावा करेंगे। बीजेपी 400 का दावा आज भी कर रही है, लेकिन 400 तक आप पहुंचिएगा कैसे? साउथ में आपके हाथ खाली हैं, नॉर्थ में आप हर स्टेट में अपने पीक पे हैं, उससे ऊपर तो जा नहीं सकते हैं। तो फिर वो सारी चीजें हैं, बाकी 4 जून को सारी चीजें क्लियर होंगी। सर, आप ग्राउंड पर जाते रहते हैं, जनता का मिजाज पूछते रहते हैं, तो क्या लगता है इस बार देश का माहौल क्या है बीजेपी को लेकर, कांग्रेस को लेकर? जैसा मैंने कहा कि देखिए, मोदी के चेहरे से किसी को नाराजगी नहीं है, हाँ लोकल कैंडिडेट से जरूर नाराजगी है। और टिकट देने में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलतियां मैं मानता हूं कि बीजेपी ने की है, उसका भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि जनता सर्वोपरि है, जनता जनार्दन से ऊपर कोई नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया अलायंस जो बना, उस अलायंस में कमियां कई जगहों पे बहुत सारी चीजों को लेकर रही। अगर ये अलायंस उस मजबूती से मैदान में होता जिस मजबूती से शुरुआत हुई थी इसकी, तो शायद ये और बेहतर टक्कर देखने को मिलता हमें। अभी भी जो मैंने लोगों से जहां तक बात की, जितना मैं देख पाया हूं, समझ पाया, उसमें अभी भी मानता हूं 70-30 वाला मामला है। अभी भी एज जो है वो ऑब्वियसली बीजेपी को है। और जिस तरीके से आज ही के एक बयान को मैं कोट करता हूं, सैम पित्रोदा का बयान जिस तरीके से आ गया कि जो दक्षिण के लोग हैं वो अफ्रीकन जैसे दिखते हैं, उसके बाद जो पूरब के लोग हैं वो चाइनीज जैसे दिखते हैं। तो ये जो बयान बीच बीच में आ रहे हैं कांग्रेस के नेताओं के, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए सोचने की बात है कि इस तरीके के बयान चुनाव के वक्त ही क्यों आते हैं। पहले उन्होंने विरासत टैक्स को लेके बोल दिया, उससे पहले 2019 के पहले उन्होंने जो 84 के सिख दंगे थे उसको लेकर के एक बयान आ गया था सैम पित्रोदा का कि क्या हुआ तो हुआ। मतलब इस तरीके के बयान चुनाव के वक्त ही क्यों? सर, इंडिया गठबंधन का बीजेपी से कैसा मुकाबला होने वाला है? मुकाबला अभी देखिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन अभी इसी को लोग बहुत मतलब उस तरीके से समझ नहीं पाए, क्योंकि आप देखिए दिल्ली में 7 सीटें हैं, दिल्ली में 7 सीटें हैं और 2 पार्टियां साथ हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। लेकिन आप पंजाब में चले जाइए तो पंजाब में दोनों पार्टियां अलग अलग हैं। तो ये एक थोड़ा सा ऐसा है ना कि इस अलायंस की एकता पे ही सवाल है। और आप देखिए पश्चिम बंगाल चले जाइए, पश्चिम बंगाल में हर बैठक में इंडिया अलायंस की ममता बनर्जी मौजूद थी। ममता बनर्जी अकेले चुनाव में मैदान में आ गई, उन्होंने कहा कि नहीं हमारा कोई गठबंधन नहीं। तो इस तरीके से अलायंस अगर है तो फिर अलायंस की मजबूती पे कई बार सवाल उठते हैं। अभी देखिए पिछले 2 चुनाव से हमने देखा है कि बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी आई है, अपने दम पे सरकार बनाने में सक्षम रही है बीजेपी। वही चीज चाहिए। आप देखिए कोई भी अगर अलायंस वाले पार्टनर्स अगर मिल करके सरकार बनाएंगे
तो फिर मुश्किलें होंगी, उसमें काम उस तरीके से नहीं निकल पाता है, नहीं हो पाता है। ये शायद पार्टियां भी मानती होंगी, लेकिन ठीक है, हर किसी की अपनी अपनी पार्टी, हर किसी को अपना अपना सियासत चलाना है। क्योंकि आप देखिए कांग्रेस का जो यूपीए का गठबंधन था, बहुत सारी चीजें ऐसी रही हैं, क्योंकि छोटी छोटी पार्टियों को साथ मिलकर के आपको बहुमत का आंकड़ा छूना था। उससे पहले अटल जी का शासन था, अटल जी भी लगभग 24-25 पार्टियों को मिला करके सरकार चला रहे थे। तो अटल जी भी ये मानते थे कि कहीं ना कहीं उसमें फैसले लेने में जो आपने अपने लिए, मान लीजिए अटल जी अगर 370 हटाने जाते, संभव था हटा पाना? नहीं संभव था। तो वो चीजें हैं, जब आपके पास क्लियर मेजोरिटी होती है तो फिर बहुत सारे फैसले जो हैं वो आप सिंगल हैंडेडली ले सकते हैं और वो काम में कहीं भी बाधा पैदा नहीं करता है। तो अभी भी 2019 में कांग्रेस की छवि इतनी खास नहीं थी। 2024 में क्या लगता है आपको, कांग्रेस की छवि उभरी है? कांग्रेस की छवि, देखिए छवि की जहां तक बात है उसमें ज्यादा मैटर नहीं करता है, आप किस तरीके से मैदान में उतरते हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। छवि बनाई और बिगाड़ी जाने में वक्त नहीं लगता है, वो मिनटों का काम है। आप देखिए अभी तक बहुत अच्छा, कुछ मुझे लग रहा था कि अभी बहुत अच्छी फाइट चल रही है, अचानक से सैम पित्रोदा का एक बयान आया, अब कांग्रेस बैकफुट पे है। तो छवि मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप जनता से कैसे जुड़ते हैं। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये सब राहुल गांधी ने किया, उसका इम्पैक्ट विधानसभा चुनाव में हमें नहीं दिखा। विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में क्या उसका इम्पैक्ट दिखेगा ये कह पाना अभी मुश्किल है, क्योंकि देखिए जो भीड़ रैलियों में आती है वो आपका वोटर्स है, ये नहीं कह सकते। आप सोशल मीडिया पे कई वीडियोस देखते होंगे कि एक पार्टी का रैली है, उस रैली में लोग गए हैं, पट्टा लगाए हुए हैं, रैली से निकलते ही वो बोलता है हम तो इसको वोट ही नहीं देंगे, हम तो दूसरे को वोट देंगे। तो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो रैलियों में भीड़ आती है, या जो आपके साथ चलती हुई भीड़ दिखती है, आपके पदयात्रा में हो या आपके रोड शो में हो, वो आपको वोट करेगा इसकी कोई गारंटी होती नहीं है। तो ये अभी और इस बार के वोटिंग को मैं एक और चीज इस तरीके से देख रहा हूँ कि थोड़ा सा जो वोटर्स है वो साइलेंट है बहुत सारी चीजों को लेकर के, वो उस मुखरता से नहीं बोल रहा है जिस मुखरता से 2014 या 2019 में हमने बोलते हुए देखा है। तो आकलन कर पाना भी अभी हर किसी के लिए मुश्किल है, और मैं दावे से कहता हूं कि आज के डेट में कोई भी ये कह पाने की स्थिति में नहीं होगा, जो विश्लेषण करते हैं कोई भी इस स्थिति में नहीं होगा कि ये कह दे कि हाँ किसकी सरकार आई। सर, बीजेपी की सरकार में राम मंदिर बना है, तो ऐसा लग रहा था कि वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, इसमें क्योंकि राम मंदिर से एक माहौल देश में बना है, बीजेपी को लेकर बहुत अच्छा माहौल बना है। बिल्कुल माहौल अच्छा बना है, और उसमें देखिए एक दो चीजें ऐसी भी रही हैं कि लोगों ने ये चीज मान लिया कि ठीक है, राम मंदिर का मुद्दा था, हो गया, अब राम मंदिर बन गया, अब हम अपने अपने घर पे पूजा कर रहे हैं। तो वो एक पैटर्न उसके लिए सेट किया जाए कि हाँ राम मंदिर के दम पे वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा, ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें चुनाव आयोग को अब सोचना होगा कि आप कैसे वोटर्स को अपने घरों से निकाल करके पोलिंग स्टेशन पे लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि लगातार ये प्रयास किए जाते रहे हैं कि वोट परसेंटेज जो है वो बढ़े, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वोट करें। उसमें कामयाबी अगर नहीं मिल पा रही है तो इसमें सभी पार्टियों को भी सोचने की जरूरत है कि आपके कार्यकर्ता किस तरीके से धरातल पे काम नहीं कर पाए कि आप वोटर्स को जो है वो खींच करके ले करके आ पाए। सर, अगर आखिरी सवाल ये है कि वोट ना पड़ने पे कोई कानून बनना चाहिए, कि अगर वोट नहीं डालने तो कोई कानून बनना चाहिए? देखिए, मैं मानता हूं कि कानून बनना चाहिए कि 2 इलेक्शन में अगर आप वोट नहीं करते हैं तो फिर बहुत सारी जो सरकारी सुविधाएं हैं उनसे अगर वंचित किया जाए तो शायद मतलब सही होगा, वो गलत नहीं होगा। लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग को एक सुविधा ये जरूर देनी चाहिए कि वोटिंग के लिए आप कुछ एप्लीकेशन डेवलप करें, कुछ ऐसी चीजें करें ताकि जो अपने घर से दूर कहीं बाहर रहता है तो वो वोट डाल सके। क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं इमरान कि जब आप बाहर होते हैं तो बहुत सारे चीजें होती हैं जिसकी वजह से वोट डालने के लिए जा पाना कई बार मुश्किल होता है। मैं ऐसा नहीं कहूँ, कई बार मुश्किल होता है, और ये कई लोगों के साथ होता है। कई बार हम ही आप ही हैं, ऐसा होता है कि हम ऑफिस के कारण वो एक दिन के लिए छुट्टी लेकर के वोट देने के लिए जाना। आप सोचिए कि जो दिल्ली में इस समय, हम नोएडा में हैं, अब हमारा वोट यहाँ से 1200 किलोमीटर दूर जा करके 1000 किलोमीटर दूर जा करके है। तो सर यही तो पलायन का मैंने आपको बोला था कि पलायन अगर हुआ है तो वोटिंग परसेंटेज कम नहीं, इसमें कई लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो वो तो पहले भी था, लोग जाते थे पहले भी, अभी भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। लोग अभी भी कई लोगों के लिए उसमें ज्यादा नहीं, लेकिन
2% हो, 0.3% हो, तो वो संख्या होती है लोगों की, तो वो आपको इजाफा करके देगा आपका जो टोटल वोट परसेंटेज होता है। तो पहले उसकी व्यवस्था हो, उसके बाद ये कानून जरूर बने कि हाँ, अगर वो व्यवस्था नहीं है तो कई लोग जो है वो उन मजबूरियों के कारण नहीं जा पाते हैं, या फिर अगर वो कानून लाया जा रहा है तो वो कानून लाया जाए और उसमें वो चीजें मेंशन की जाए कि हाँ, आप वोट अगर नहीं डाल पाए हैं तो किस कारण से नहीं डाल पाए हैं। अगर वो वैलिड रीजन है देन ठीक है। आज की चर्चा में इतना ही। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Instagram पेज को फॉलो कीजिए। नमस्कार।